हेलीवेट तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज और इंडिया इंडिया के बारे में। तो यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं इस चैप्टर की। तो ये पहला वीडियो नहीं है कि ये तीसरा वीडियो है इस चैप्टर का। और इससे पहले भी कई वीडियो बन चुके हैं, तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में पहले स्टार्टिंग से वीडियो देखना, तभी समझ में आएंगे ये। और पिछले लेक्चर से हम लोगों ने बात कर ली थी हमारी कोल्ड फील्ड के बारे में बात कर ली थी, कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। वो भी मैपिंग वाला एरिया हम लोगों ने निपटा लिया था। और आज की वीडियो में हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में निपटाएंगे कि भैया पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो भैया पेट्रोलियम प्रोडक्ट को निपटाने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते कैसे हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि भैया जो डेड रिमेन्स होते हैं, जैसे कि हम इंसान वगैरह हैं या फिर दूसरे जानवर हैं, अब ये जब मर जाते हैं तो इनकी डेड बॉडीज नीचे का सड़ती रहती हैं ज़मीन में, मतलब इनके डेड रिमेन्स होते हैं, तो ये रॉक्स में इकट्ठा हो जाते हैं। तो इकट्ठा होने के बाद जब लाखों करोड़ साल बीत जाते हैं तो भैया ऐसे टाइप के रॉक्स में वो लिक्विड टाइप में भर जाता है। तो भैया वो सालों तक रहता है और वही हमारा क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। यानी कि हमारे तरीके से जो इंसान या दूसरे जानवर है, इनके डेड रिमेन से ही हमारा क्या बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं या फिर पेट्रोल या क्रूड ऑयल बनता है। तो भैया क्लियर हो गया इतना कि बनता कैसे है ये। और अब हम लोग बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो भैया जैसे कि हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट में ये भी पिछली बार ये पढ़ ही लिया था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या होते हैं। ये एनर्जी का प्रमुख सोर्स होते हैं। इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे, शिप्स, एयरक्राफ्ट वगैरह अलग अलग चीज़ों में किया जाता है। और हम लोग बात करें इनके बाई प्रोडक्ट हम लोगों ने देख लिए थे कौन कौन से थे, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर्स, मेडिसिन, वैसलीन, वैक्स, सोप, कॉस्मेटिक्स। और भैया हमने ये सब देख लिया था। तो और हम लोग बात करें कि भैया हम लोग बात करें कि ये कौन से फसलों में मतलब कहाँ पे मिलती है हमें ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसके बारे में देखते हैं। तो भैया हम लोग बात करें कि जो टर्सरी पीरियड की हम लोग बात करें, सेडिमेंट्री चट्टानें थी उसमें मिलते थे। यानी कि जो 5 करोड़ साल पुरानी चट्टानें थी उनके उसके अंदर मिलते थे। और हम लोग बात करें और कौन सी सेडिमेंट्री रॉक्स भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो भैया ऐसी सेडिमेंट्री रॉक जो कि मानव और जीव जंतु यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जानवरों की बात करें तो इनके अवशेषों, मतलब इनके डेड रिमेन से बनी हुई सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ही हमें क्या मिलता है, उसमें से हमें पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम किससे मिलता है, ऐसी सेडिमेंट्री रॉक से जो कि बनी होती है किससे, इन मानव या फिर दूसरे जीव जंतुओं की बॉडी के अवशेषों से मिलकर बने होते हैं, तो उनके अंदर हमें पाए जाते हैं ये। तो इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के अंदर प्रभावी रूप से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं या फिर नेचुरल ऑयल गैसेज हैं, ये स्टार्ट कब से किए गए, निकालना वगैरह इनके बारे में, स्थापना वगैरह इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा खोजें कब से होने लगी। भैया 1956 में क्या हुआ था, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन बनाई गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें था क्या कि भैया जो तेल वगैरह है, क्रूड ऑयल वगैरह है, इसको निकालना, खोदना, बेचना, सब कुछ अच्छी तरीके से किया जाए। तो इसमें ही इसी की कमीशन की स्थापना हुई थी। तो इसी के साथ सब कुछ काम हमें देखने को मिला था। और तब तक हमारे पास इंडिया में जब हमारी ये देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 1950 तक हमारे पास उस समय पर केवल एक ही ऑयल फील्ड थी जिसका नाम था डिग बॉय। और ये कहाँ पे है भैया, असम में है। तो भैया मैं फिर से रिपीट कर दे रहा कि भैया 1956 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन बैठी थी, स्थापना हुई। तो भैया इसमें क्या हुआ कि हमारा जो तेल की खोज है, कहाँ कहाँ मिलना है, कहाँ कहाँ नहीं मिलना, उसको निकालना कैसा है। तो भैया जब एक कंपनी बन जाती है तो भैया वो अच्छी तरीके से काम करने लगती है। तो भैया एक डेडिकेटेड कमीशन बना दी गई थी, इससे ही काफ़ी हेल्प मिली। तो पर हम लोग बात करें तब तक जब तक आज़ादी, जब तक ये कमीशन सेटअप नहीं हुई थी, तो क्या इंडिया के अंदर कोई नहीं था कि जो कि तेल निकालता हो, नहीं ऐसा नहीं था। असम में एक जगह है डिगबोई पे हम लोग बात करें तेल निकाला गया था। और यहाँ पे नोट भी डलाया था कि असम के अंदर डिगबोई ऐसी जगह थी जहाँ पे पहली बार तेल निकाला गया था, कब, 1889 में, यानी कि 1889 में। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब भैया जब हम लोगों ने सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान ली हैं अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में, तो अब हम लोग बात करेंगे ऑयल फील्ड्स कहाँ कहाँ पे हैं इंडिया के अंदर। यानी कि पहले उनके नाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और उनकी फिर बाद में मैपिंग वर्क भी करेंगे, अपना लोकेशन भी सेटअप करेंगे कहाँ पे, मैप के अंदर। तो भैया असम के अंदर हम लोग बात करें कौन कौन सी ऑयल फील्ड्स हैं। तो भैया डिगबोई और नाहरकटिया और मोरैन। तो मोरैन, मैं बार बार नाम बोलूँगा तो ये याद हो जाएगा अपना। डिगबोई, निहारकटिया और मोरन। डिगबोई, निहारकटिया और मोरन। डिगबोई, निहारकटिया, मोरन। तो भैया क्लियर हो गए, असम के क्लियर हो गए।
और मुंबई के बारे में बात की है तो भैया मुंबई का महाराष्ट्र के अंदर बात किया है तो मुंबई हाई। तो भैया ये समुद्र के ये इसलैंड है, वहाँ पे टापू है। और टापू ही पे हम लोग बात करें क्या है, ये नेचुरल एयर, मतलब वहाँ पे बहुत इंडिया का 70 से 80 भैया 70 से 80% जो हम लोग बात करें काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ से हम लोग तेल वगैरह निकालते हैं। कहाँ से? मुंबई हाई से। तो भैया मुंबई सिटी से 160 दूर अरब सागर में एक टापू स्थित है भैया, वहीं पे है हमारा यही मुंबई हाई। तो भैया मुंबई हाई तो लाजवाब है, और बचपन से आप लोगों ने जीके भर की किताबों में मुंबई हाई के बारे में पढ़ा होगा, हर जी की किताबों में आता है आजकल भी। और अब हम लोग बात करेंगे गुजरात के बारे में। तो मुंबई महाराष्ट्र के बारे में हम लोग जान लिया कि यहाँ पे भैया जो मुंबई हाई है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल हम लोग यहाँ से लेते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे गुजरात के बारे में। अंकलेश्वर, 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 अंकलेश्वर। फिर हमारा महसाना, 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 महसाना। फिर है कलोल, 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 कलोल। फिर है नावागम, 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 नावागम। फिर है लुनेज, 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 लुनेज। फिर है कोसंबा, 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 कोसंबा। तो भैया बार बार रिपीट कर दिए तो आपको याद हो जाएंगे ये गुजरात के भी। इतना क्लियर हुआ या नहीं? अब भैया बारी है हमारी मैपिंग करने की, तो चलिए मैप बनाते हैं और मैप में सजाते हैं अपनी लोकेशन, वो भी कहाँ की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। तो भैया ज़ूम इन कर लेते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले असम की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाला एरिया दिख रहा होगा रेड डॉट से, तो भैया ये हमारी डिगबोई, डिगबोई ऑयल फील्ड हमारी ये रही डिगबोई। और हम लोग बात करेंगे नाहरकटिया के बारे में, तो नाहरकटिया ये रही ब्लू पेन से मार्क है यहाँ पे, तो ये क्या है? नाहरकटिया। और फिर हम लोग बात करेंगे मोरन, इसी के आगे थोड़ी सी है मोरन। तो भैया हमारी जो असम की साइड थी वो क्लियर हो गई आप लोगों को या नहीं? ये हमारी डिगबोई है, ये है नाहरकटिया और ये है मोरन। तो भैया मैपिंग वर्क हो गया असम का कंप्लीट, असम का मैपिंग वर्क कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे मुंबई के बारे में। तो ये रही हमारी, हम लोग बात करें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पहले ज़ूम इन कर देता हूँ। ये रहा हमारा महाराष्ट्र यहाँ पे, और ये रहा हमारा मुंबई शहर। मुंबई शहर ये रहा, और मुंबई शहर से 100 बहुत दूर समुद्र के बीच में यहाँ पे हमारी मुंबई है, जहाँ पे ये मार्क्स हो रहा होगा। तो भैया ये रहा, हमने मुंबई भी ख़त्म कर लिया अपना। अब हम लोग बात करेंगे गुजरात के बारे में। तो गुजरात के अंदर कौन-कौन सी साइट्स हैं हम लोग वो देखते हैं। मेहसाना ये रहा ऊपर कच्छ वाले रीजन के पास में मेहसाना, और कलोल, कलोल हमारा ये रहा काठियावाड़ के साइड पर। और इसी के आगे हमारा क्या, इसी के आगे हमारा नवागाँव, नवागाँव ये दिख रहा होगा आपको कलाौल के नीचे। और नौगाँव के नीचे है हमारा लुनेज, ये रहा हमारा। और उसके बाद है अंकलेश्वर हमारा ये रहा इसके पास में, इधर पे महाराष्ट्र के पास में थोड़े। और फिर इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे है कोसांबा, कोसांबा, कोसांबा। तो इस प्रकार हमने अपना गुजरात वाले रीजन की भी जितनी इम्पोर्टेंट साइट्स थी वो भी देख ली अब। सॉरी, मैं कुछ इम्पोर्टेंट साइट बताना भूल गया था, तो वो हमने ध्यान नहीं दिया था, तो हाँ बता देता हूँ कि और इम्पोर्टेंट फील्ड्स हमारी कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी नदी बेसिन। तो यहाँ पे भी हमारी ऑयल फील्ड्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये रही हमारी अगली ऑयल फील्ड। तो भैया हमारी जो महाराष्ट्र से हमारी निकलती है कौन, गोदावरी निकलती है। महाराष्ट्र से कौन निकल रही है, गोदावरी निकल रही है, और महाराष्ट्र से ही हमारी कृष्णा निकल रही है। ये दोनों निकलती हैं नदियाँ, और अपना पानी कहाँ ड्रेन करती हैं, बे ऑफ बंगाल में। भैया बे ऑफ बंगाल में पानी ड्रेन करती हैं। तो ये इसका जो रीज़न रहा, ये इसका डेल्टिक रीज़न है। तो भैया यहाँ पे भी क्या है, ऑयल फील्ड्स हैं। उसी प्रकार हम लोग बात करें, कावेरी नदी निकलती है यहाँ से कर्नाटका से। तो भैया यहाँ से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में पानी ड्रेन कर देती है, और ये वाला एरिया रहा हमारा ऑयल फील्ड्स, यहाँ पे हमें मिली हैं। इतना डेटा क्लियर हुआ? तो भैया नेचुरल गैस की बात करें। अब भैया नेचुरल गैस क्या होती है, तो भैया ये वहीं से निकलती है। अब इसके लिए कोई अलग से गड्ढे नहीं खोदने पड़ते हैं, यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलते हैं हमारा, यानी कि हमारा जो क्रूड ऑयल होता है वो निकलता है। तो वहीं से भैया हमारा क्या निकलता है, उन्हीं क्षेत्रों से निकलती है नेचुरल गैस। तो भैया इसकी कहानी क्या है हम लोग ये भी समझेंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं भैया, जो नेचुरल गैस होती हैं वो हमारे धरती पर नेचुरली पाई जाती हैं। और जैसे ही हम लोग बात करें कि निकलती कैसे हैं, कहाँ पाई जाती हैं, हम लोग ये बात करेंगे। तो भैया जैसे कि हम लोग बात करें कि
नॉर्मली कुआँ को वगैरह खोदते हैं तो क्या होता है, पहले वहाँ पे गीली मिट्टी दिखती है, भैया खोदना शुरू कर देते हैं, बाद में पानी निकल आता है। उसी प्रकार जैसे ही कि तेल के कुएँ खोदे जाते हैं तो भैया वहाँ पे गड्ढा किया जाता है। जैसे ही डीप डाउन हम लोग जाते जाते हैं तो वहीं से निकल रही होती हैं क्या नेचुरल गैसेस। तो हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, वही पेट्रोलियम क्रूड ऑयल वाले कुओं में निकलती है ये। फिर इन्हें हम कैद कर लेते हैं और उन्हें फ़िल्टर करके अलग-अलग जैसे सीएनजी हुई, एलपीजी हुई, अलग-अलग गैसेज़ के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इतना क्लियर हो गया आपको या नहीं? तो भैया मैं एक चीज़ बताना भूल गया था भैया, ऑयल रिफाइनरीज़ के बारे में बताना भूल गया था कि भैया जैसे ही हमें तेल मिलता है, ऑयल फीड से तेल मिलता है तो वो उसमें बहुत सारी गंदगी होती हैं। तो वो मतलब प्योर नहीं होता है। तो भैया रिफाइनरीज़ के अंदर यानी कि ऐसी जगह होती हैं जहाँ से हम लोग उसे प्योर यानी कि साफ़ कर देते हैं, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट हमारे जिस चीज़ों के लिए चाहिए होता है, उस चीज़ों के लिए निकाल लेते हैं। पेट्रोल और जैसे डीज़ल वगैरह, क्रूड ऑयल हुआ, तो ऐसी चीज़ों के लिए निकाल लेते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनमें कुछ मॉडिफ़िकेशन करने पड़ते हैं, उन्हें फ़िल्टर करना पड़ता है। तो भैया इसी बेसिस पर हमारी 2 प्रकार की रिफ़ाइनरीज़ हमारे इंडिया में, एक तो होती है फ़ील्ड बेस्ड रिफ़ाइनरी, दूसरी होती है मार्केट बेस्ड रिफ़ाइनरीज़। तो भैया फ़ील्ड बेस्ड रिफ़ाइनरीज़ क्या होती हैं, तो भैया जैसे हमारे घर के बगल में क्या कुआँ है और कुएँ के बगल ही में हमने रिफ़ाइनरी खड़ी कर दी। तो भैया ये क्या होती है, ये होती है हमारी तो वो होती है हमारी फ़ील्ड वेस्ट रिफ़ाइनरीज़, जो कि हमारे जहाँ प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ तेल निकल रहा है, उसी के बगल में अगर बनी है रिफ़ाइनरी तो भैया उसे कह देंगे फ़ील्ड वेस्ट रिफ़ाइनरी। अगर दूर बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर है या फिर डिस्टेंस से दूर है तो उसे कह देंगे मार्केट बेस्ड रिफ़ाइनरी। जैसे कि हम लोग बात करें कि हम लोगों ने वहाँ पे जहाँ पे तेल बन रहा था, जहाँ तेल निकल रहा था, उससे 200-300 किलोमीटर दूर है और हम लोग वहाँ पे पाइपलाइन बिछा देंगे और उसके थ्रू तेल भेजेंगे, तो भैया वो क्या हो जाएगी, मार्केट बेस्ड रिफ़ाइनरी हो जाएगी हमारी। अब भैया वापस अपने पॉइंट पे आते हैं, जो हम लोग नेचुरल गैस कर रहे थे उसे समझते हैं। तो भैया नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में हमें क्या देखना पड़ता है कि भैया इसके यूजेस कहाँ-कहाँ हैं, कौन-कौन से यूजेस हैं। तो भैया इसके 2 प्रकार के यूजेस देखने को मिलते हैं। एक होता है डोमेस्टिक यूज़ यानी कि घरेलू कामों में इसके इस्तेमाल देखने को पड़ते हैं। दूसरे होते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ यानी कि जो औद्योगिक या फिर हम लोग बात करें जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भैया कुकिंग हम लोग डोमेस्टिक तौर पर देखें तो भैया कुकिंग गैस के तौर पर देखते हैं तो भैया कि एलपीजी सिलेंडर भर के आते हैं, गैस सिलेंडर होते हैं और दूसरे होते हैं पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस। तो भैया आजकल का सीन ये चल गया है कि भैया अब तो पाइप में गैसेस वगैरह आने लगी हैं। तो भैया आपके घर में मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और उसी बेसिस पे आपको मतलब पैसे वगैरह देने पड़ते हैं, चार्जेस देने पड़ते हैं कि आपने कितनी वहाँ पे मीटर भी लगने लगे हैं अब तो कि भैया मीटर लग गया है तो भैया आपको इतना देना। वरना पहले सिस्टम ये था कि सिलेंडर लेना पड़ता था और सिलेंडर के ही हमें बस हर बार सिलेंडर ले आओ और बस फिट कर लो, ये सीन था पहले। अब क्या होने लगा है, अब ये होने लगा है कि भैया पाइप वाला सीन चल गया है। घर के अंदर पाइप लगी है और बस सप्लाई वो दे देते हैं वहीं से और महीने में मीटर आ जाता है और इससे क्या होता है थोड़ी बहुत सस्ती होने लगी है, वरना पहले सिलेंडर काफ़ी महंगे आने लगे थे अभी बीच में से। तो ये सीन होता है डोमेस्टिक यूज़। आपको समझ में आ गया होगा कैसे-कैसे हम लोग डोमेस्टिकली इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका नेचुरल गैसेज़ का। जैसे कि हमारी लिक्विफ़ाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के बारे में बात कर रहे थे हम। तो भैया अब हम लोग बात अगर डोमेस्टिक यूज़ तो हमने देख लिए थे, अब भैया बात करेंगे इंडस्ट्रियल यूज़ के बारे में। तो भैया सबसे पहले पावर जनरेशन यानी कि बिजली बनाने के लिए काम आते हैं। दूसरा हीटिंग पर्पज़ गर्म गर्म करने के लिए किए जाते हैं बड़ी-बड़ी मशीनों को। और तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन। भैया ऑटो रिक्शा और जो लोडर वगैरह गाड़ी होती हैं तो भैया सीएनजी की आने लगी हैं, तो भैया उनसे उन्हें बहुत फ़ायदा हो जाता है सीएनजी से कि 10 रुपए में भैया यहाँ से वहाँ तक छोड़ देते हैं आराम टेम्पो वाले। और हम लोग बात करें अब इनकी लोकेशन की कि भैया मैपिंग में वर्क करने की इनकी नेचुरल गैसेज़ की, तो भैया वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भैया जो हमारी नेचुरल गैसेज़ होती हैं, वो उन्हीं क्षेत्रों में मिलती हैं। ऑल रीजन्स वेयर वी फाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि हम लोगों ने जहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह देखा था, क्रूड ऑयल जहाँ पे मिलता है, केवल और केवल वही जगह होती हैं और कहीं थोड़ा ना अलग से थोड़ा ना मिलती हैं। तो जहाँ पे हमारी पेट्रोलियम के बारे में हम लोगों ने क्रूड ऑयल के बारे में टिक लगाए थे कि कहाँ-कहाँ पे ये पाए जाते हैं, उसी प्रकार ये भी वहीं पाए जाते हैं, हमारे नेचुरल गैस भी वहीं पाई जाती है। तो भैया अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे नेचुरल गैस होंगी, वहीं पे हमारा पेट्रोलियम होगा। तो इसी साथ हमारा लेक्चर होता है आज का ख़त्म और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।